होगी या नहीं होगी। सर माइक देखें, बहुत सारी आर्टिकलशिप और इंडक्शन के अराउंड स्पेसिफिकली सिलेक्शन की बात करते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसे रन होगा और हमें कौन सी चीज़ों का वहां पर जो है वो ख्याल रखना है। देखिए, आपके आर्टिकलशिप के प्रोसेस में जैसे कि मैंने बताया, सीवी बिल्डिंग पहला प्रोसेस है, द टेस्ट कम्स ऑन द सेकेंड वन, दूसरा आपका टेस्ट का प्रोसेस होता है, कुछ फर्म्स कंडक्ट करती हैं कुछ नहीं करती, तीसरा इंटरव्यू का प्रोसेस है जो सारे कंडक्ट करते हैं, सही, और फिर उसके बाद आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है उनके साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सीवी आपका रिज्यूमे, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट की या इंटरव्यू की कॉल आना है, इससे ज्यादा आपकी सीवी का मकसद नहीं है। डू नॉट थिंक कि आपकी सीवी को देखकर सामने वाला शख्स ये कहेगा यही चाहिए मुझे, सीवी देख के वो कभी भी नहीं कहेगा। हाँ, सीवी देख के वो ये असेस करेगा कि यार इस बंदे को बुलाना भी चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। वो रिले रेस का बिल्कुल वो पहला लेवल है जहां पे से वो ये फिल्टर कर रहा होता है कि इज ही सोफिस्टिकेटेड इनफ कि उसे बुलाना चाहिए या नहीं। सबसे पहला सवाल उसमें लोगों का ये होता है कि सीवी के ऊपर फोटो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो जहां तक फोटोग्राफ की बात है, अगर आप लगाते हैं कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अमूमन स्टूडेंट्स कौन सी फोटोग्राफ लगाते हैं, वो इस तरह की होती है जो किसी की शादी वलीमे की होती है, आप ऐसे टेढ़े होके खड़े हुए होते हैं और वो तस्वीर लगा देते हैं उसके ऊपर। इस तरह की पिक्चर कभी भी नहीं आनी चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड हो, ब्लू बैकग्राउंड हो, एक प्रॉपर, अगर शूटिंग नहीं है तो कम से कम टाई पहनी हुई हो, इस तरह से आपने उस पिक्चर को लगाना, और ना भी लगाएं तो कोई इसी मसले वाली बात नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट हो, गोला गंडा ना हो, यही प्रेफर्ड होता है। मैकेंजी की सीवीज उठा के देखें, आपको ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट ही नजर आएगा, लेकिन बहुत ही डिसेंट आउटलुक होता है उन सीवीज का, बहुत डिसेंट होता है। हमारे स्टूडेंट्स 6 किस्म के कलर डाल देते हैं। यहाँ पे ग्रे बॉर्डर आ रहा है, ऊपर टॉप पे ब्लू हेडिंग आ रही है, साइड पे येलो कलर आ रहा है, नीचे बॉटम में ब्राउन लाइन आ रही है, नहीं, गोला गंडा नहीं बनाना है। बहुत ही डिसेंट किस्म की सीवी बनानी है। आपकी सीवी एजुकेशनल सीवी होगी, एक्सपीरियंशियल नहीं होगी। मेरा रिज्यूमे आप आज उठाओगे तो उसमें सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस आ रहा होता है, क्योंकि रिक्रूटर उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। सीए किया वो 2018 की कहानी हो गई, 17 की कहानी हो गई, आज कहां पे स्टैंड कर रहा है और पिछले 5 साल में क्या किया, पिछले 4 साल की पीक्यूई में क्या किया। आप लोगों की सीवी एजुकेशन ओरिएंटेड होगी। तो सबसे पहले आप लोगों का नाम और बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या होता है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और कोई अगर लिंक्डइन का आपने अच्छा सा अकाउंट बनाया हुआ है तो, अगर नहीं बनाया हुआ तो लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक वहां पे मत डालिएगा, सही। और आपने एड्रेस डालना है अगर तो एड्रेस डाल दें। वैसे ईमेल और मोबाइल नंबर से आज के वक्त में बेहतरीन काम हो जाता है, फिर भी आप अगर एड्रेस डाल दें तो आपकी बेसिक ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। रिलीजन, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, ये ऊपर मत लिख देना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू इट, आपका मैरिटल स्टेटस क्या चल रहा है। ये आपने बेसिक 3 डिटेल्स ऊपर डाल दी, टॉप बॉर्डर पे आ गया। फिर आप एक ब्लैक बॉर्डर डालना चाहते हैं, डाल दें, एक सेक्शन ओरिएंटेड चीज हो जाएगी। सेकंड आएगा आपका एजुकेशन, इट हैज टू कम आफ्टर योर बेसिक इंट्रोडक्शन। एजुकेशन के अंदर आपने डालना है कि यार हमने कैफ किया, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, या तो आप सीधा ऑर्डर रखें कि पहले आप अपना ओ लेवल से मैट्रिकुलेशन बताएं, फिर इंटरमीडिएट बताएं, फिर कैफ बताएं, या फिर आप टॉप डाउन रखें कि यार सबसे पहले आप कैफ बताएं, फिर आप इंटरमीडिएट ए लेवल्स बताएं, फिर आप अपनी स्कूलिंग बता दें। ज्यादा अप्रोचेबल ये तरीकाकार अच्छा ये होता है कि आप पहले कैफ के बारे में बताएं, अपना वो स्टेटस, फिर उसके बाद ये इंटरमीडिएट, और फिर उसके बाद अगर आप बीकॉम वगैरह कर रहे हैं तो वो भी वहां इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रेड्स अगर अच्छे हैं तो डालें, अगर अच्छे नहीं है तो खामा का उसकी अटेंशन उस पर जाएगी, ग्रेड्स उसमें ना डालें। कहते हैं ना, वो टूटे दांत पीछे हो तो अच्छा रहता है, हंसते हुए नजर नहीं आते। तो वही वाली बात है, अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं है तो उन्हें फ्रंट पे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छे हैं तो लिख दें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, लेकिन उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मेक श्योर इफ यू आर स्टेटिंग समथिंग तो वैसा ही हो। अब था ए, आपने बोला A+, क्या फर्क पड़ता है, एक प्लस ही तो लगाया आगे। ये चीजें काफी मैटर कर जाती हैं जब बाद में कोई सी वेरिफिकेशन हो जाए या कुछ हो जाए तो। फिर आप उसको प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ लिखें, लिखने में एक डिसेंट लुक आना चाहिए, नजर आए कि हाँ यार प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लिखा है। फिर थर्ड लेवल पे आना चाहिए, अगर आपने कोई प्रोग्राम्स किए हैं, कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है, कोई सर्टिफिकेशन की है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, फैक्ट बेस्ड अगर कोई इस तरह की चीज की है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो सर्टिफिकेट्स हमारे पास है नहीं, कोई मसला नहीं है। मैंने अपने आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज बनाया था 2012 में, और प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को उसमें इन्वेस्ट करवाया था। द मैक्सिमम अमाउंट वाज ₹50। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है,
लेकिन मुझे इतनी डिटेल पता है कि मैं अगर बेचूंगा तो कोई भी कहेगा यार किया है इसने, वो वाकई किया था, उससे बेचने की हद तक नहीं है। तो आपने अगर एक चीज की है और आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने उसमें क्या किया था, यू शुड मेंशन इट। बेशक आपसे सर्टिफिकेट उसका खो गया, कोई इसी मसले वाली बात नहीं। आपने कोई कोर्सेज किए हैं, कोई इस तरीके के क्रीडेंशियल्स हैं, कोई स्कूल कॉलेज के लेवल पे कहीं कोई पार्ट लिया था, तो इस तरह की कोई चीज है वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। डिबेट हो गया, डेक्लेमेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, राइट अप हो गया, कोई भी चीज ऐसी है। और फिर आती हैं आपकी क्वालिटीज। क्वालिटीज के अंदर आप लिख सकते हैं यूर टीम बिल्डर, और फिर इस तरीके से आप अच्छा टीम प्ले कर सकते हैं, एटीट्यूड वर्क ओरिएंटेड है, मोटिवेटेड है। उसके आगे बहुत सारे लोग ना स्केलिंग रखते हैं, यानी स्केलिंग से मुराद एक बार आ रहा होता है जिसमें नजर आ रहा होता है कि कितने % आप इसमें एफिशिएंट है। आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखते हैं, आगे पूरा 100% बार कर देते हैं। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ ये क्यों किया, आप बोलते हैं सर FAR1 और FAR2 पहली अटेम्प्ट में पास हुआ है। अरे बाबा अकाउंटिंग शुरू ही नहीं हुई तुम्हारी, अभी तुम पहुंचोगे आर्टिकलशिप में तो वहां पता चलेगा FAR या FAR में कैसे रंग खुलते हैं। यहाँ 100% उसको मत करो। लीडरशिप 100%। क्या किया जिंदगी में, क्या लीड किया है सर, चने का ठिया लीड किया है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आपने अभी कोई लीडरशिप का ऐसा काम ही नहीं किया। आप वो क्वालिटीज लिखें जो क्वालिटीज इस लेवल पे आ सकती हैं। और फिर उसके बाद एंड में ये अगर कोई नेशनैलिटी या ऐसी कोई चीज मेंशन करना चाहता है तो ये चौथे सेगमेंट में आना चाहिए। दिस शुड बी द फॉर्मेट ऑफ योर CV। स्पेलिंग मिस्टेक इसमें गुनाह कबीरा है। अगर मुझे CV में स्पेलिंग मिस्टेक मिल रही है, मैं कहूंगा यार इस बंदे के पास अगर इतना वक्त नहीं है कि ये वर्ड में स्पेल चेक चला सकता है, तो कल ये ऑडिट रिपोर्ट में भी चेक नहीं करेगा कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है या नहीं आ रही। कास्टिंग में भी चेक नहीं करेगा कि टोटल आउट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये अगर इसको इतना फजूल काम लगता है कि CV पे स्पेल चेक चलाना, लोग स्पेल चेक नहीं चलाते, अलाइनमेंट आउट होती है, कुछ सेंटर में लिखा होता है, कुछ लेफ्ट में लिखा होता है, कहीं कोई चीज राइट में शुरू हो रही होती है, ये वाली चीज इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। और आप लोग गूगल के यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं, पिंटरेस्ट है, canva.com है, resume, बहुत सारे पोर्टल्स आपको मिल जाएंगे। आप सैंपल CVs वहां से उठा सकते हैं। अब आपकी CV और एक मीडिया डिजाइनर की CV में फर्क दिखना चाहिए। कैनवा पे जाते हैं और सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की CV उठा लेते हैं, या किसी वीडियो एडिटर की CV उठा लेते हैं। अब वीडियो एडिटर वाली CV थोड़ी शशके वाली और अलग किस्म की होगी। एक CA की फर्म में अगर आप आर्टिकल्स के लिए CV दे रहे हैं तो वो बहुत ही डिसेंट और प्रोफेशनल किस्म की होगी। अग्री करते हो इस बात से? फोन स्टाइल आप बहुत ही पर्टिकुलर जो है वो यूज करें, जो बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। कैलिब्री हो गया, या इस तरह के मिलते जुलते फॉर्मेट्स हो गए, एरियल वगैरह हो गया। लोग इटैलिक में चीजें लिखते हैं, उनको लगता है खूबसूरत लग रही है CV हमारी। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपको इटैलिक फॉर्मेट करने की जरूरत है। बिल्कुल डिसेंट सी CV होनी चाहिए। CV हर जगह ड्रॉप करनी है, CV हर जगह ईमेल करनी है, इंडक्शन ग्रुप्स में एक्टिव रहना है। अभी किसी ने कहा था सर 2 महीने में क्या करें, 2 महीने में आपको टाइम नजर नहीं आएगा। आपने हर जगह अपनी CV पहुंचानी है। दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, फादर का कोई जानने वाला हो गया, अम्मी का कोई रेफरेंस हो गया, कोई भी इस तरह का कोई भी एवेन्यू हो गया, आपने अपनी CV देनी है। किसी जगह पे फिजिकली ड्रॉप करने जाएं, आके उनको ईमेल करें छोटी सी कि ये CV का PDF फॉर्मेट है, मैं अभी आया था, मैंने CV डिलीवर की है। आपको फॉलोअप्स करने होंगे, आपको सीरीज ड्रॉप करनी होंगे, आपको इंटरव्यू हर जगह देना होगा। स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर यहाँ तो मैंने जाना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप 100% श्योर हैं तो कोई बात नहीं, ना दें। लेकिन अगर आपको 2% भी लग रहा है कि जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए तो गो टू दैट प्लेस। इंटरव्यू देके देखें कैसे लोग हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, आपकी कम से कम इससे एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। तो CV सब जगह ड्रॉप करनी है, फिजिकली ड्रॉप करनी है, ईमेल करनी है, जो पॉसिबिलिटी आपको मिलती है वो करनी है। इंडक्शन ग्रुप्स में जितना एक्टिव हो सकते हैं हो जाए, चाहे कहीं भी बनाओ। हमारे भी ग्रुप पे बहुत सारी चीजें आएंगी और इंशाल्लाह दूसरे भी ग्रुप्स में आप पार्ट होंगे, वहां पे भी चीजें मिलेंगी। आपने हर जगह पे CV ड्रॉप करनी, हर जगह अप्लाई करना है। फर्ग्यूसन का लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, KPMG का, यूसुफ आदिल का जो है वो EY का, ये फॉर्म फिल करते वक्त लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो यार आप थोड़ा सा पहले, बिल्कुल लास्ट डेट पे मत बैठें, 2-3 दिन 4 दिन पहले बैठे, जिसने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर लिया उससे पहले बात कर लें कि यार उसको क्या मसले मसाइल पेश आए थे फॉर्म फिल करते वक्त। कुछ लोगों की CV अपलोड नहीं हो पा रही होती है, वो परेशान हो रहे होते हैं, HR वालों को फोन करते हैं। HR वाले तो 2-2.5 हजार एप्लीकेशंस देख रहे हैं, वो आपकी एक नहीं देखेंगे। तो पहले बेहतर है किसी ने किया हो या तो उसके साथ बैठ जाएं या उसे डिस्कस कर लेंगे, यार तुम्हें को मसला तो नहीं आया था, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह से करना है। ये आपकी CV का फॉर्मेट और उसके साथ आपने क्या करना है उसका तरीका। CV का मकसद सिर्फ कितना है, आपको किस चीज की कॉल आ जाए, टेस्ट की या इंटरव्यू की कॉल आ जाए, इतना मकसद है। फॉर्म वगैरह में या CV में कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं करनी है जो आपने नहीं की है, कोई भी ऐसी चीज आपने मेंशन नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिव बहुत ही डिसेंट और अच्छा, बिल्कुल रिलेटेबल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मिसाल के आप एक CV, 2 CVs के फॉर्मेट बना लें, एक आप ऑडिट के लिए बना लें और अगर आप एडवाइजरी या इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो एक उसके लिए बना लें। ऑब्जेक्टिव में आप अलग अलग बात लिखेंगे।
यहाँ पर आप लिखेंगे फर्म की जो ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए आप सीवी बना रहे हैं उसमें आप लिखेंगे कि यार आप ऑडिट एसोसिएट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसका पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पे यूनिलीवर की इंडक्शन के लिए भेज रहा है या एचबीएल के लिए भेज रहा है या फिरोज मिल्स के लिए भेज रहा है तो फिर वहां पे वो ऑडिट ट्रेनी नहीं लिख सकता, वहां पे वो शायद फाइनेंस ट्रेनी लिख सकता है या मैनेजमेंट, अगर वो जो भी उन्होंने इस प्रोग्राम को डिफाइन किया हुआ है उस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी बहुत डिसेंट सा लिखना है। लोग नॉर्मल ऑब्जेक्टिव उठा लेते हैं जिसमें ना सीए का जिक्र होता है, ना आर्टिकल्स का होता है, ना ऑडिट एसोसिएट का होता है कि मैं आपकी कंपनी में एक फाइनेंस प्रोफेशनल बनना चाहता हूं और मैं वैल्यू ऐड करूंगा। तो थोड़ा सा रेलेवेंट बात लिखनी है, पढ़ने वाले को लगे हाँ यार इसको पता था, सीवी मेरे पास आएगी, वो वाली चीज उसके अंदर होनी चाहिए। देन कमिंग फॉरवर्ड, सीवी के बाद आपका सेकंड फेज किसका आ जाता है? टेस्ट या इंटरव्यू का। पहले टेस्ट की बात कर लेते हैं। टेस्ट दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें वो मैथमेटिक्स और इस तरह की जो है वो जनरल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये कुछ चीजें पूछ रहा है। दूसरा आ सकता है जिसके अंदर वो आपसे कोई टेक्निकल एरिया पूछ रहा है। टेक्निकल एरिया में ऑडिट आ जाएगा, FAR2 आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, लॉ आ जाएगा। कौन कौन सी? ऑडिट, रिपोर्टिंग, टैक्स और लॉ, ये चार चीजें। क्या ये सब दोबारा से पढ़ना है? नहीं, यू हैव टू स्किम थ्रू द स्टफ, थोड़ा थोड़ा सब देख लेना है ताकि एमसीक्यू में कभी आ जाए तो सही जवाब सामने होगा, कभी जिंदगी में पढ़ा होगा तो सही जवाब पिक कर लेंगे। और 100% उसके अंदर सही करना है ये लाजिम व मलजूम नहीं होता, उसमें कट ऑफ चलता है। ऊपर से वो हाईएस्ट मार्क्स से स्टूडेंट्स उठाते हैं, जितने उठाने होते हैं उतने उठा लेते हैं। तो आपने ब्रीफ तौर पे हर चीज देखनी है। फिर आ जाए जनरल रीजनिंग या इस तरह की कोई चीज तो उसके सैंपल टेस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जैसे test.net है, interviewmocha.com है। जब हम फ्री ट्रायल साइन अप करते हैं तो शुरू के 1-2 टेस्ट फ्री में मिलते हैं, उसके बाद वो $5 मांगते हैं। तो $5 तो बहुत बड़ी इनकम हो जाए, वो अमाउंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, कोई मसला नहीं है। जो फ्री ट्रायल में 1-2 टेस्ट फ्री मिले वो कर लो, एटलीस्ट वो कर लो, इससे आइडिया हो जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग्स वगैरह कैसी होती हैं। एज प्रॉब्लम्स याद है मैथमेटिक्स के? सैट के टेस्ट में किसी टाइम पे इंटरमीडिएट में कभी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी की होगी तो किसी ने देखा होगा, इस तरह भी मिलते जुलते एप्टीट्यूड में सवाल आते हैं। तो किसी के पास SAT 1 की भी अगर कोई किताब पढ़ी है तो वो मैथ्स के लिए उसको जो है थोड़ा बहुत रेफर कर सकता है। लेकिन किसी भी चीज पे बहुत मेहनत नहीं कर देनी है, क्योंकि आपको 100% नहीं पता होता कि किस फर्म के टेस्ट में क्या आ रहा है। फर्ग्यूसन अपने टेस्ट में टेक्निकल नहीं पूछता, पिछले 2-3-4 अटेम्प्ट से वो टेक्निकल नहीं पूछ रहे, वो लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, ये एप्टीट्यूड, ये सब इस तरह की चीजें पूछ रहे हैं जिसमें पैटर्न सीकिंग आ जाता है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। टेस्ट के लिए प्रिपरेशन डेली 2 घंटे निकाल लो, सिंपल 2 घंटे डेली के निकाल लो। आप 1 घंटे के अंदर जो मेजर स्टैंडर्ड्स, लॉ, टैक्स की चीजें उनको स्किम थ्रू करो और 1 घंटा देखो एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई सवालात, इंटरनेट पे कोई मटेरियल, इस तरह की कोई चीज मिलती है उसको स्किम थ्रू करो। समझ आती है बात? टेस्ट के लिए आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है। यू हैव टू स्किम एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए देखते चले गए, किसी भी चीज की डेप्थ में नहीं जाना। नाउ कम्स द थर्ड स्टेज व्हिच इज, कौन सा स्टेज है? इंटरव्यू का स्टेज। सर इंटरव्यू के स्टेज में आपके सामने मैनेजर, पार्टनर लेवल के लोग बैठे होते हैं, इनको खुद भी एक एक पैराग्राफ रट्टा नहीं लगा हुआ होता, ये वही सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में जिस मसले से बेचारे गुजर रहे होते हैं। सबसे पहले ये वही सवाल पूछते हैं। अब एक पार्टनर मिसाल के तौर पे किसी एक कंपनी के IFRS 15 के इशू में फंसा हुआ है तो वो उसी के अराउंड तुमसे कुछ पूछ लेगा। तो ये लाजिम व मलजूम नहीं है कि आपको इंटरव्यू में ये सब आता हो। मेरा फर्ग्यूसन का सेकंड इंटरव्यू था, सलमान हुसैन ने इंटरव्यू लेना था, इट वाज स्केड्यूल्ड एट 11:15, आई वाज कॉल्ड इन एट 2:45। मेरी सांस उखड़ रही थी हर मिनट की, कब बुलाएंगे, अब कब बुलाएंगे। आप सोचो 11:15 बिल्कुल आप इंटरव्यू के लिए कैसे बिल्कुल तैयार शयार होकर वो करके आते हैं। मुझे फोटोकॉपी मशीन के पास बिठा दिया था। एक तो वो फोटोकॉपी के पर्चे निकले जाए ना, उसकी स्मेल, वहां से आप हिल नहीं सकते, इंटरव्यू के लिए आए हो, पता नहीं कौन सा कैमरा देख रहा हो, आपको इवेल्युएट कर रहा हो। मैं जोहर की नमाज में बस 4 फर्ज पढ़ के ऊपर आ गया था कि यार मेरी कॉल ना आ जाए इंटरव्यू की। नहीं आई। उन्होंने 3:30 बजे, 3:15 बजे बुलाया, 3:15 3:30 पे बुलाया। वो इंटरव्यू रूम के बाहर में खड़ा हुआ, अंदर नहीं बुला रहा, वहां खड़ा हुआ मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट। फिर उन्होंने अंदर बुलाया तो बैठने के लिए नहीं बोला, मैं उधर खड़ा रहा 2-3 मिनट। उन्होंने अपनी पूरी फोन कॉल अटेंड की, सब कुछ किया, सारा डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और पहला सवाल ये पूछा, व्हाट्स 25 into 25? आपका दिल क्या करेगा? ये 625 4 घंटे बैठने के बाद नहीं निकलता। ऐसे सवाल बाद में बोलते हैं ग्लास है ही मैं, लेकिन मुझे निकला 625। उसके बाद उन्होंने मर्केंटाइल लॉ के बहुत टेढ़े सवाल पूछे जो मुझे नहीं आते थे। आई सेड मुझे नहीं आते। I look into them when I'm home, इस तरह की मैंने बात कर दी। नहीं आते थे तो नहीं आते थे, सिंपल सी बात। जो चीजें आती थी बताता चला गया, जो नहीं आता था मैंने कहा नहीं, आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट, मैं देख लूंगा घर पे जाके इसको दोबारा से। इंटरव्यू की यही अप्रोच होनी चाहिए।
द मोर यू आर कॉन्फिडेंट एंड काम, उतना रिलेटिवली आपके लिए बेहतर होगा। आज के टाइम पे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो करेंसी डिवैल्यूएशन है। आपसे कोई भी पार्टनर उसके अराउंड ये चीज पूछ सकता है कि व्हाट डू यू थिंक व्हाई पाकिस्तान करेंसी इज गेटिंग गटेड डे बाय डे, क्यों इसकी ऐसी हालत हो रही है। जब आपसे पूछ सकते हैं कि फ्लड के रीजंस क्या थे, व्हाट डू यू थिंक, इसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू यू पाकिस्तान को क्या करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इस तरह के मसलों से पार्टनर्स डेली गुजर रहे हैं, डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि करेंसी डिवैल्यू हो रही है, कंपनीज के बजट हिल रहे हैं, इम्पेयरमेंट की असेसमेंट हिल रही है, इस तरह की सारी चीजें मूव अराउंड कर रही हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो आज आपके पास टाइम है इन 2 महीने में इकोनॉमिक अफेयर्स देखने का, पाकिस्तान के जनरल इश्यूज देखने का। और देखो ये इंटरेस्ट कभी भी अखबार पढ़ के तुम्हारा डेवलप नहीं होगा। लुक फॉर गुड पॉडकास्ट, अच्छी पॉडकास्ट देखो यूट्यूब के ऊपर, जिसमें 2 घंटे के अंदर तुम्हें पूरा पाकिस्तान का इकोनॉमिक मसला समझ में आ जाएगा कि यार कहानी चल क्या रही है। और वो जो हमारी वीडियोस देखने की अब इतनी आदत हो चुकी है कि जब हम इस तरह का कंटेंट देखते हैं उसे याद कर लेते हैं, जब वो हमें याद रह जाती है किसी वजह से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉडकास्ट आता है वीकली बेसिस पे, लुक व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, वो क्या समझ रहे हैं, एक थॉट बिहाइंड थिंग्स। इसके साथ एक बहुत मशहूर है, वो बहुत सारे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को उन्होंने बुलाया, मुजम्मिल हसन को भी बुलाया था, मुजम्मिल असलम को बुलाया था, सॉरी। वो आपको 2-3 क्लिप्स वहां पे अच्छी मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने इन्फ्लेशन का मसला समझाया हुआ है, पाकिस्तान की करेंसी क्यों डिवैल्यू होती है ये समझाया हुआ है, कहाँ पे आके इकोनॉमिक इश्यूज अराइज होती हैं समझाया हुआ है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। फिर इंटरनेशनल मामलात में इसी तरीके से ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, इनके पॉडकास्ट आते हैं, 15-15, 16-16 मिनट की वीडियोस होती हैं। वियॉन एक चैनल है, वो बहुत मशहूर है, मैं फॉलो करता हूँ। उसमें छोटी छोटी न्यूज आती हैं रशिया यूक्रेन की वॉर के हवाले से, चाइना ताइवान की वॉर के हवाले से। यू नीड टू नो दीज थिंग्स। यकीन करो अगर उसने आपसे वॉर और इकोनॉमिक अफेयर्स पे उसने एक सवाल पूछ लिया और आपने अच्छा जवाब देके वहीं से कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर दी ना, वो जाएगा ही नहीं आईएएस की तरफ, क्योंकि वो बेचारा इस तकलीफ को बाहर निकालना चाह रहा होता है। लेकिन घर में जो घर वाले होते हैं उनको समझ नहीं आती करेंसी डिवैल्यूएशन, और ऑफिस में वो बेचारा एंगेजमेंट और जॉब से फारिग नहीं हो रहा होता, उसको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि मेरा पीकेआर बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो दिन ब दिन डिफ्लेट हो रहा है, उसकी वैल्यू लूज हो रही है, मैं करूं क्या इसका। तो बहरहाल वो इस तरह के कोई सवाल आपसे पूछे और आपने वहां अगर कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर दी ना तो बड़ा अच्छा सीन हो जाएगा। लेकिन डेढ़ होशियारी नहीं करनी। अगर कोई चीज नहीं आती तो क्या कहना है, आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट, या इस पे मेरी कोई असेसमेंट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इस तरह की कोई बात कभी पूछते हैं या इस तरीके को सवाल पूछते हैं, तो देखो वो बताओ जो जॉब रिलेटेड है, जिससे उसे ये समझने में फायदा होगा कि हाँ यार ये बंदा जॉब पे आएगा तो ये काम की कोई चीज करेगा। जैसे सर इब्राहिम ने बताया कि यार इस पेपर में मैं रुका था लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने 3 दफा ये एग्जाम दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट स्कूल कॉलेजेस के जमाने में किए थे, आई वाज ऑलवेज अ टीम प्लेयर, मैंने हमेशा टीम्स के साथ काम किया है, मुझे लोगों के साथ जेलिंग करना आता है, बातचीत करना आती है, मैं सोशलाइज कर सकता हूँ। ऐसी क्वालिटीज अगर आपने बताई तो वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में उसको लगेगा कि हाँ इसको फर्म में लाना एक वैल्यू एडिशन। बाकी उसके उस पार्टनर के लेवल पे तो ना वो आपको इस काबिल समझता है कि आपको ऑडिटिंग आती है, ना उसको लगता है कि आपको रिपोर्टिंग आती है, वो समझता है इसने सब यहाँ आके सीखना है। बस वो ये चीज देख रहा है कि कितना रिस्पॉन्सिव है, टर्न अराउंड टाइम कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, कितनी चीजों की नॉलेज रखता है, कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। दिस इज ऑल व्हाट द पर्सन इज देयर टू डू। तो मुझे एक बात बताओ, कोई पार्टनर इतना फारिग है कि वो मल्टीपल इंटरव्यूज लेने एक दिन में बैठा हुआ है? भाई वो इस कोशिश में होता है कि मुझे जल्द से जल्द कैंडिडेट मिले और मैं इस काम से फारिग हो जाऊं। उसकी कोशिश होती है कि ये आया ना बस इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप रीजन देते हो उसको कि मत सिलेक्ट करो मुझे, तो मुझे खुद बताओ ना। तो पता है एक पार्टनर का जब आप उसकी चार्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, एक पार्टनर का 1 घंटा क्या वर्थ रखता है? कोई आइडिया? 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, दिन के 9 घंटे में से 1 घंटा एक पार्टनर का क्या वर्थ रखता है? बहुत पुराना नंबर है ये, 2012 या 14 का नंबर है, 10,000 रुपए। अब आप इन्फ्लेशन का फैक्टर इन लगा लो इसके अंदर, 25-26 हजार रुपए एक पार्टनर का 1 घंटा है एक अच्छी फर्म का। तो आप इस इंटरव्यू के प्रोसेस में अपना वक्त नहीं जाया करना चाहता। ही इज देयर टू सिलेक्ट यू, यू ओनली गिव देम द रीजन नॉट टू सिलेक्ट यू। समझ आ रही है बात? तो इंटरव्यू के अंदर आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर हो, डिसेंट सी ड्रेसिंग हो, बहुत ज्यादा शोक कलर नहीं पहने, डार्क पिंक, शॉकिंग पिंक कलर का कोट पहन के लड़का पहुंच गया हमारे इंटरव्यू देने के लिए कि पार्टनर मुझे देख के बोलेगा वाह यार क्या सूट पहना है, यही लड़का चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लैक है, डार्क ब्लू है, ये डिसेंट कलर्स होते हैं, डिसेंट कलर्स की आपने ड्रेसिंग करनी है। व्हाइट शर्ट ऑलवेज आइडियल। अगर आपकी शर्ट आपने स्ट्राइप्स वाली पहनी है प्लेन टाई रखो, अगर प्लेन शर्ट पहनी है स्ट्राइप्स वाली टाई रखो। बहुत ही डिसेंट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपका बेल्ट और शू का कलर सेम होना चाहिए, सॉक्स का कलर सेम होना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर आपसे हाथ मिला रहा है तो एक फर्म हैंडशेक होना चाहिए, उसका हाथ खींच मत लेना ऐसे करके,
यूं करके हिलाया और उसी को बिछाओ गिरा दिया, ऐसे नहीं। अगर वो हैंडशेक करने के लिए हाथ ऑफर कर रहा है तो आप हाथ मिलाएं, नहीं ऑफर कर रहे तो ऐसे खड़े नहीं हो जाएगा कि वो अभी आपसे हाथ मिलाएगा। ये कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं। जब तक वो बैठने के लिए नहीं बोले आपने बैठना नहीं है, वो पानी पीने का बोले तो आप एक घूंट पी लें। दिस शोज कि आप काम है, कॉन्फिडेंट है। डरा हुआ था, नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे वो बोलेगा भाई क्या हो गया पानी पी लो, कोई बात नहीं। मुझे याद है मेरा यूनिलीवर का वो था इंटरव्यू था, तो उसने कहा कि वो अपने लिए कॉफी लेने जा रहा था इंटरव्यूअर, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे साथ मसूद। मैं कहा मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ, आप लेंगे? तो मैंने बोला नहीं, आई एम कंफर्टेबल। सिंपल सी मैंने इस तरह बात। एक और इंटरव्यू हुआ था मेरी एक जानने वाले का, वो चला गया था उनके साथ कॉफी लेने, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर वो आपको पानी ऑफर करे आप एक घूंट पी ले, बिल्कुल काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है आपने। देखो ये इंटरव्यू बातचीत है, बातचीत हम रोज करते हैं। अगर इसको बनावटी करोगे ना तो पता चल जाएगा कि बन रहे हो। जिस तरह बात करते हैं दोस्तों से नहीं, मतलब जिस तरह नॉर्मली आप रिश्तेदारों से, अम्मा अब्बा से, घर वालों से बात करते हैं, उस तरीके से आप बात करें। ये नहीं पार्टनर को बिल्कुल हाँ जानी क्या सी ये नहीं होना चाहिए। समझ आती है बात? इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंट रहना, काम रहना और अपने आप को थोड़ा सा नॉलेजेबल पोर्ट्रे करना, ये रिलेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो सीवी की हमने बात की, इंटरव्यू की हमने बात की, टेस्ट प्रिपेयर किस तरीके से करना है इसके हवाले से बात की। बाकी इंटरव्यूज के अंदर अगर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाई वुड वी सिलेक्ट यू, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे जैसा तो है ही नहीं दूसरा। आप उनसे ये कह सकते हैं कि देखिए किसी को भी हायर करने के दो डायमेंशंस होते हैं, एक टेक्निकल स्किल्स, दूसरा उनका लर्निंग एटीट्यूड। टेक्निकल स्किल्स आई एम श्योर कि मैं फर्म में आके बहुत अच्छी पॉलिश कर सकता हूँ अपनी और उसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जो एट द मोमेंट मैं चीज कैरी करता हूँ वो लर्निंग एटीट्यूड है। और उसके लिए फिर आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई पेपर से रिलेटेड आपने मेहनत की हो, या कोई ऐसी नई चीज आपने सीखी हो, या कोई नया कोर्स और सर्टिफिकेशन की हो, वो उसके अंदर बताई जा सकती है। इस तरीके से आपने अपने इंटरव्यू को शेप अप करना है कि सामने वाला बात से बात निकाले और आपकी गुफ्तगू होती चली जाए। वो एक कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा, आपने बोला ए, जवाब दे दिया। उन्होंने पूछा, आपने बोला बी, सी। इतना शॉर्ट आंसर मत देना कि उससे बात ना निकल सके। ऐसा जवाब दो कि जिससे दूसरी बात निकल जाए और आपकी कॉन्वर्सेशन डेवलप हो जाए एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। डू वी गेट इट? अब आपके पास 2 महीने हैं, आप मॉडल इंटरव्यूज देख सकते हैं, टेड टॉक्स देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जो उस पर गाइड करती हैं। आपने मेहनत करते रहना है। और पावर बीआई और एडवांस एक्सेल आई वुड से कि अगर ये सब करने के बाद भी टाइम बच रहा है ना तो करो। अभी अगर तुम फर्ग्यूसन का पार्टनर को बताओगे मैंने पावर बीआई किया हुआ, तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? सो व्हाट? सिंपल ये आएगा, क्योंकि अभी आर्टिकल्स के शुरू के 1-1.5 साल आपने पावर बीआई वहां नहीं यूज करना, उसके बाद करना है। हाँ, वैसे अगर कोई सर्टिफिकेशन फ्री में मिल रही है और 3-4 घंटे में हो रही है, वो कर लो सीवी पे क्रेडेंशियल्स लगाने के लिए। जैसे कोई सिंपल डेटा एनालिटिक्स का फ्री ट्रायल है, यूडेमी पे, कोर्सेरा पे किया, लिंक्डइन पे भी अपडेट कर दिया, सीवी पे भी अपडेट कर दिया। शॉर्ट थोड़े टाइम की पावर बीआई सीखने बैठोगे, यू विल एटलीस्ट नीड 30 आवर्स। तुम्हारे 30 घंटे उसमें लग जाएंगे, और तुम्हारे 30 घंटे मतलब दिन के 2, तो तुम 18-20 दिन तक यही करते रहोगे। 2 से 3 से ज्यादा तो जान निकल जाएगी ना अगर पावर बीआई को। तो बहरहाल ये थोड़ा सा देखना है। सर्टिफिकेशंस बिल्कुल उसमें रखें एंड में, जब ये सारी चीज आपने रिवाइज करना है कंटेंट को, इंटरव्यू के लिए चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपने टेस्ट के लिए एक्सप्लोर करनी है, और जहां जहां एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है वहां आपने अपनी सीवी देनी। सीवी आप अच्छी सी बना के व्हाट्सएप कर दें, मैं हूं सर मुर्तजा है, सर इब्राहिम है, आपको इंशाल्लाह रिव्यू करके उसके ऊपर फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे। आप लोगों का कोई और सवाल स्पेसिफिक? I'm really apologetic on the fact कि थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। अगर कोई लीव करना चाहता है बेशक जा सकता है, कोई जल्दी नहीं है। जो सवाल पूछना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, इंशाल्लाह उनके सवाल एड्रेस हो जाएंगे। लैंग्वेज मीडियम बड़ा अच्छा सवाल है कि सर देखो मेरा मानना ये है, दो ओपिनियंस हैं यहाँ पे लैंग्वेज के हवाले से। अगर देखो आपको बहुत मसला हो रहा है ना अंग्रेजी बोलने में, बहुत ज्यादा, कि मतलब ही का शी निकल रहा है, अगर ऐसा मसला हो रहा है तो फिर अंग्रेजी ना बोले, वो फिर खतरा कर देगा आपके इंटरव्यू के अंदर। लेकिन देखो उसूली गुफ्तगू ये है कि जिस जबान में आपसे सवाल पूछा जा रहा है आप उस जबान में जवाब दें। अगर इंटरव्यू कमिंग अप इन इंग्लिश, वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको इंग्लिश में रिस्पॉन्स देना है। अगर वो आपसे प्योर उर्दू में सवाल पूछ लेता है तो फिर आप उर्दू में जवाब दें। जैसे वो कॉन्वर्सेशन को लेके चल रहा है वैसे आप लेके चलें। लेकिन अगर उसने अंग्रेजी में सवाल पूछा और आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है तो फिर आप बेशक उर्दू यूज कर लें, लेकिन ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं होगी। और कोई सवाल किसी का? हाँ,
देखो 50-50 या इतनी कोई क्लियर जजमेंट उस वक्त वो इंटरव्यू में फौरन नहीं बनाता। उसके सामने एक स्कोर शीट होती है, वो आपको स्कोर दे देता है चीजों पे। उसे 5 क्राइटेरिया मिले होते हैं कि इसके ऊपर असेस करना है, वो 5 क्राइटेरिया पे असेस करके स्कोर दे देगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। मैंने बताया इंटरव्यू में 2 ही चीजें होती हैं, एक आप थोड़ा सा टेक्निकली साउंड कितने हैं, दूसरा आपका एटीट्यूड कैसा है, बात किस तरह कर रहे हैं, कितने काम हैं, कॉन्फिडेंट हैं, किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करोगे, किसी से लड़ाई हो गई अगर, तो आप ये बोलेंगे कि भाई उस वक्त जब वो कॉन्वर्सेशन के अंदर हीट क्रिएट हो रही है, मैं उस बात को रहने दूंगा, आई विल बाय सम टाइम, कि ठीक है कुछ देर बाद इसको डिस्कस करते हैं, देन आई विल डू अ लिटिल रिसर्च ऑन दैट एंड ट्राई टू बिल्ड माय आर्गुमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, कि मैं सही बोल रहा था या सामने वाला सही बोल रहा था। और जब अगली बार बैठेंगे तो मैं वो फैक्ट्स लेके बैठूंगा ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी हो जाए और बात मुकम्मल भी हो जाए। और कोई सवाल किसी का? सर आपका भी सवाल है? सर आपने पूरे आज के सेशन में बहुत सारी बातें की और इंडस्ट्री और ऑडिट को कंपेयर किया और अपने प्रेफरेंस देके ऑडिट में जाना चाहिए। बड़े 2-3 सवालों में एक साथ ही पूछ लेता हूँ। पहला सवाल मेरा ये कि क्या इंडस्ट्री में जाने का कोई एडवांटेज ही नहीं है? पहली चीज डिसएडवांटेजेस ये कि मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा तो एक डिपार्टमेंट में कमरे में बंद हो जाऊंगा और मेरे सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ ऑडिट की एडवांटेज और इंडस्ट्री को एडवांटेज ना हो। एक सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे सर इब्राहिम ने कहा कि आप अपनी ऑडिट मतलब क्या कहते हैं आप फॉर्म सेलेक्ट करो, आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करो, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमें कोई एक भी एक्सेप्ट कर लेना तो ये हमारे लिए मालेगा नहीं होता। तो मेरे पास तो ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि मैं 3 फॉर्म्स में से चूज करूं या 3 डिपार्टमेंट में चूज करूं। मुझे किसी कॉल करके कहते हैं कि भाई मैं आपको 3 साल तक टैक्स में रखूंगा, क्या मुझे हाँ करना चाहिए या मुझे सदर पीएमजी में चला जाना चाहिए, या मुझे केपीएमजी पूछता है कि भाई हमको 1 साल टैक्स में रखेंगे और फिर उसके बाद रोटेट कर देंगे, तो फिर मेरा जवाब क्या होना चाहिए? लाइक ये वाला सिनेरियो हमारे पास दैट टाइम्स लड़की सेलेक्ट करते ऑप्शन नहीं होता, तो फॉर्म सेलेक्ट करते हुए जब ऑप्शन ही ना हो तो फिर मैं किस तरफ जाऊंगा? ठीक है सर, एक इंडस्ट्री, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा सवाल। एक में कि मेरे पास ऑप्शन नहीं ना, मेरे पास सिर्फ एक इंडस्ट्री से मुझे कॉल आई है, किसी कौन से कॉल नहीं, तो मैं जाऊं या ना जाऊं? तीसरा तो सवाल। मैं 6 महीने वेट करके ये सोचूं कि 6 महीने बाद मैं अप्लाई करूंगा। ठीक और है। तीसरा ये कहना मुझे लेट्स से फॉर्म से कॉल आती है कैन बी कोई कैन कर देते हैं और वो कहता है कि मैं आपको एडवाइजरी डिपार्टमेंट में 3 साल के लिए ले सकती हूं। कोई सवाल है? देखिए सबसे पहली बात, जहां तक इंडस्ट्री में काम करने की बात है, देखिए अगर आपके घर में मिसाल के तौर पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी का पार्ट है, और आप उनको देखकर 100% कन्विंस्ड हैं कि मैंने पाकिस्तान से बाहर ऑडिट के रूट के थ्रू नहीं जाना, मैंने काम ही एक कंपनी के अंदर करना है और मैंने डे वन से इंडस्ट्री को ही समझना है, आई डोंट वांट टू कीप एनी ऑप्शंस ओपन फॉर माई सेल्फ अदर देन गेटिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आप घर में किसी को देख चुके हैं, कोई मिसाल के तौर पे आपके घर में डीपी वर्ल्ड में, कोई यूनिलीवर में, कोई पीएनजी में, नेस्ले में, देयर सेइंग कि यार हमारी लाइफ इस तरह की, आप उनकी बात सुन के 100% कन्विंस्ड हैं कि मैं इंडस्ट्री में ही रहना चाहता हूं, फिर आप बेशक डे वन से इंडस्ट्री का माइंड बना सकते हैं। अदरवाइज अगर जरा सा भी कोई इस तरह से सोचता है कि मुझे ऑडिट के रूट के थ्रू बाहर निकलना है, या आई एम नॉट क्लियर कि मैं आगे इंडस्ट्री में ही काम करूंगा, या मैं फॉर एग्जांपल और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहता हूं फ्रॉम एन एडवाइजरी पर्सपेक्टिव, और ये वाली सारी चीजें, तो फिर आई वुड से कि आपने फर्म के साथ स्टिक करना चाहिए। सिर्फ फायदा ये होता है कि वहां ऑप्शंस थोड़े ज्यादा खुले रह जाते हैं, इंडस्ट्री में थोड़ा सा आपका जो एम्बिट है, जो स्कोप है, वो नैरो डाउन हो जाता है। पहला सवाल का जवाब आपका। दूसरी बात कि हमारे पास तो सर बिल्कुल हकीकत बात है कि आपके पास सिलेक्शन के लिए कोई ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। एक आध फर्म भी अगर आपको सिलेक्ट कर ले या वहां से ऑफर आ जाए तो रिलेटिवली वो एक गनीमत समझा जाता है कि हाँ यार ये काम हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक बैलेंस है, सॉरी एक डिसबैलेंस है कि कुछ स्टूडेंट्स को 2-3 ऑफर्स मिल भी जाती हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। थोड़ा सा आपके लिए लक का फैक्टर होता है या कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि उन्हें 2-3 जगह से ऑफर आ गई। लेकिन अगर किसी को कहीं से भी ऑफर नहीं आ रही है, मिसाल के तौर पर उसे केपीएमजी या यूसुफ आदिल ये कहते हैं कि हम आपको इंटरनल ऑडिट में रखेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर आर्टिकल्स, आप थोड़ी सी इस पे रिसर्च करें। अगर आप इंटरनल ऑडिट का पार्ट नहीं रहना चाहते, आपके पास 3.5 साल जाया करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इफ यू डोंट वांट टू लर्न समथिंग, आप नहीं करना चाहते वो काम 3.5 साल के लिए, तो मजबूरी में ये सोच के कि आज एंटर हो जाते हैं, शायद कल ट्रांसफर मिल जाए, ये रिस्क मत लेना। ये ट्रांसफर नहीं होगा। वो पार्टनर कहेगा भाई मैंने तुम्हें इस डिपार्टमेंट में बुलाया था, तुम्हें 1 साल सिखाया है काम, तुम पे कॉस्ट इनकर कर दी, अब तुम कह रहे हो मैं छोड़ के जाऊं, तो ये वाला ऑप्शन एक्सप्लोरेबल नहीं है। अगर आपको टैक्स नहीं पसंद, आप कहते हैं मुझे टैक्स कंसल्टिंग नहीं करनी है आगे, मैं नहीं करना चाहता, मुझे काम नहीं समझ आता, मुझे यही समझ आता है मिसाल के तौर पे,
तो आप बेशक फिर इस तरह की कोई ऑफर टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले से उसको मत एक्सेप्ट करें। कीप एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस। मार्केट की जो कंडीशन है, सप्लाई डिमांड का जो गैप है, मिसाल के तौर पे ट्रेनीज बहुत सारे हैं लेकिन पीछे फर्म्स में इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो अगर कल को आपकी सीवी पे 3-4 महीने का गैप नजर भी आया, द रिक्रूटर वुड अंडरस्टैंड क्या यार ये बात समझ आती है, इस शख्स के साथ ऐसा हुआ है, 3-4 महीने 6 महीने का गैप आ गया। हाँ, अब अगर फर्म को ये कहती है कि आप 1 साल इस डिपार्टमेंट में सर्व कर लें, हम उसके बाद आपको एश्योरेंस में शिफ्ट कर देंगे, तो पहले तो एक ये ट्राई करो कि उनसे पूछो क्या ये उल्टा हो सकता है, हम 1 साल शुरू में एश्योरेंस में चले जाएं और फिर दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएं, क्या ये हो सकता है? अगर वो इसमें फिसल जाए तो एक्सेप्ट कर लेना। मिसाल के तौर पे वो हाँ बोल दें कि ठीक है हो सकता है, तो एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि 1 साल तो तुम्हें मिल गया ना एश्योरेंस में घुसने का। अगर तुमने वहां पे नाम बना लिया, अपनी थोड़ी सी पोजीशनिंग अच्छी कर ली और मैनेजर को तुम पसंद आ गए, वो कुछ भी करके तुम्हारा ये मामला खत्म करवा देगा, जाने नहीं देगा, क्योंकि रिसोर्सेज वैसे भी वो अच्छे ढूंढ ही रहे होते हैं। हाँ, अब अगर वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, आपने पहला साल इंटरनल में या टैक्स में ही गुजारना है और फिर उसके बाद हम आपको एश्योरेंस में भेजेंगे, तो फिर अगर आपके पास और कोई ऐसा बेहतर ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, इट इज वर्थ डूइंग। कोई ये मसले वाली बात नहीं, ऑडिट आप बाद में भी परस्यू कर सकते हैं। बाहर जाने के लिए, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए जिनको जो एक माइलस्टोन अचीव करना होता है, उनके लिए ये जरूरी होता है कि वो अप्लाई करते वक्त आखिरी साल ऑडिट में एटलीस्ट गुजारें। जो लंदन की या यूएस की जो फर्म्स होती हैं, कनाडा की, आयरलैंड की तरफ आप बात करें, यूरोपियन फर्म्स, वो ये देखते हैं यार आखिरी 6-8 महीने साल का एक्सपीरियंस कहाँ का है। ओवरऑल तो वो देखेंगे, लेकिन अगर बीच में कहीं टैक्स का एक्सपीरियंस आ रहा है, इट वुडंट मैटर। बीच में कोई और एक्सपीरियंस आ रहा है, इट वुडंट मैटर। आखिरी 1-8 साल आपका है, आपने सीनियर लेवल पे कोई जॉब कर ली, कोई जॉब फाइनलाइज कर ली, दैट्स इनफ। वो भी ये समझते हैं कि यार यहाँ आएगा तो मजीद ग्रो होगा, मजीद चीजें देखेगा। ये 2 सवाल हो गए। और कोई क्वेश्चन किसी का? यार बाय थियरी रेफरेंसेस की एज सच सीवी पे डालने की कोई जरूरत नहीं होती। सीवी पे आप लिख दो विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, ठीक है। वहां पर जब आप फॉर्म में अप्लाई करते हैं, इस तरह से कोई चीज करते हैं, तो वो रेफरेंस डालने का वहां पे ऑप्शन होता है। रेफरेंस डालना चाहिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी प्रोफेशनल्स को दें। मिसाल के तौर पे आपके खानदान में कोई है जो कहीं पर कोई फाइनेंस मैनेजर है, कोई सीएफओ है, किसी अच्छी पोजीशन पर कोई काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में, और उनका अगर आप वहां पे नाम देते हैं तो ठीक है, वो एक अच्छा रेफरेंस कहलाता है। अगर आपके पास और कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा और वो अलाउ कर रहे हैं कि आप टीचर्स का रेफरेंस डाल दें, तो आप डाल दें। ये नहीं खुदा ना खास्ता कि मैं टीचर्स को कोई अंडररेट कर रहा हूँ, भाई टीचर्स अच्छा ही व्यू रखते हैं, क्योंकि आप यहाँ आके पढ़ाई करते हो ना, उसके अलावा क्या करते हो ऐसा कि हमें बुरा लगेगा। स्टूडेंट्स तो हमारे लिए अच्छे ही होते हैं, तो वो उस रेफरेंस को इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं मानते। और रही बात वो वाले रेफरेंस की जो तुम एक्चुअली पूछना चाह रहे थे, वो डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। अगर कहीं पर ऐसा है कि वो इस चीज को फेवर कर देते हैं तो ठीक है, इट्स नॉट अ पॉलिसी का मैटर। वो डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन पार्टनर है, आपका किस तरीके का रेफरेंस है, आप कैसे, वो कंप्लीटली सिनेरियो पे डिपेंड करता है। जी एग्जैक्टली, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि यार आप कोई सवाल करें, तो आप ये मत पूछ लीजिएगा कितना कमाते हो, वो बोलेगा भाई ये तो धोती खोल रहा है। ये नहीं पूछना है आपने। आपने कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल सवाल पूछना है जो उस इंटरव्यूअर को भी फील हो कि हाँ यार इसने कोई इंटेलेक्चुअल बात की। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑडिटिंग या अश्योरेंस का कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके सामने ऑडिट का पार्टनर बैठा हुआ है, तो आप उससे ये पूछें कि यार ये बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के यूज के हिसाब से आप आगे ऑडिट फील्ड पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं। जिस टाइम पे कोविड आया था, तब मैंने स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड किया था कि अगर वो आपसे पूछे सवाल पूछो, तो आप ये पूछ सकते हो कि यार कोविड में आपकी फर्म ने कैसे कोप अप किया। अब तो कोविड हुए 2 साल हो गए, अब आप ये पूछ सकते हैं कि जो बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी का यूज है, या इस तरीके की जो चीज है, या ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है, उससे ऑडिटिंग के ऊपर आप क्या समझते हैं इम्पैक्ट आएगा। बोले यार लड़का तो मतलब रिसर्च करता है, कुछ पढ़ा वढ़ा है, तभी ऐसा सवाल पूछ रहा है। इस तरह का कोई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं, तो आप बेशक पूछें। लेकिन बहुत ही कोई मीडियोकर लेवल का या बेसिक सा क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, अक्सर लोग ये पूछ लेते हैं मुझे जवाब कब मिलेगा, इंटरव्यू का कब बताएंगे, मैं सिलेक्ट हो गया हूं या नहीं हुआ। इस तरह का सवाल नहीं पूछना। नहीं आ रहा जहन में, बोलो आई एम गुड विद इट, मेरे कोई क्वेश्चंस नहीं है। जिस फर्म का इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के भी जाना। पीडब्ल्यूसी को पीडब्ल्यूसी क्यों बोलते हैं, एएफएफ को एएफएफ क्यों बोलते हैं, केपीएमजी को केपीएमजी क्यों बोलते हैं, तासीर आदि किसका नाम था, यूसुफ आदिल में यूसुफ भाई कौन थे, ये बेसिक चीजें देख कर जाना। एटलीस्ट कल को वो पूछ लें तो आपको थोड़ा कुछ मटेरियल उसके बारे में पता होना चाहिए। और कोई सवाल किसी का? जी सर। नॉट ऑब्लाइजिंग एनीवन, अगर कोई थक गया है या कोई लेने आ गया तो
लेकिन लीव, लेकिन बातें नहीं करें प्लीज। एक सवाल जो जरा जी पूछा जाता है, मुझसे शायद पूछा गया था कि प्रोड्यूसर्स वाले तो ये सवाल नहीं पूछते, लेकिन प्रोड्यूसर से नीचे जितनी हम होते हैं ना, वो सवाल उससे ही पूछते हैं। जैसे लक्ष्य में डिपेंजी ने किया, क्योंकि डिपेंजी मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि कल को तुम्हारा प्रोड्यूसर्स में हो जाएगा तो तुम रुकोगे या चले जाओगे, तो उसको वहाँ क्या जवाब? या मैं जीटी में इंटरव्यू देता हूँ, जीटी वाले कहते हैं भाई कल को तुम्हारा डिपेंजी में हो जाता है तो तुम क्या करोगे? अगर कुछ भी नहीं है तो आपके साथ रहूंगा तो ऑब्वियसली चूक बात सर ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है कि वो आपसे पूछ लें कि यार अगर आपका कहीं और हो जाता है तो आप चले जाएंगे हमें छोड़ के या नहीं चले जाएंगे। तो देखें कि आपको थोड़ा सा इसको ना डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। आप उनसे बोलेंगे कि देखिए अभी तो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे अगर एक जगह पसंद आ जाती है, मैं जितनी मेहनत करके यहाँ पर आया हूँ और आके अपना टाइम वगैरह सब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो नो गुड रीजन कि मैं एक अच्छी जगह को छोड़कर जाऊँ। हाँ, इफ देयर आर एनी कंपेलिंग रीजंस, वो बहुत ज्यादा कोई बुरी चीज हो रही है और मुझे कंपेल कर रही है कि नहीं स्विच करना ही है, तो फिर आई माइट लुक और थिंक अबाउट इट, आई माइट थिंक अबाउट। तो थोड़ा सा आप वो दोनों एंगल्स को कवर करके चलना है। सिर्फ आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ आपका हूं, तो बोलेंगे तो बिल्कुल। अगर आप ये कहेंगे नहीं कल आएगी ऑफर कल निकल जाऊंगा, तो एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, ना यहाँ देखना है ना वहां झुकना है, बिल्कुल यहीं पे रह के आपने जवाब देना है। ये जवाब दे सकते हैं कि आप मुझे एडवाइस करें तो कहाँ जाऊं? नहीं ये नहीं बोल सकते। वो बोलेगा भाई मैं पूछ क्यों रहा हूँ फिर एडवाइस अगर मैंने करनी है तो। जी एक मिनट चले जाओ चले जाओ चले जाओ, बिल्कुल चलिए। इस्लामाबाद तो मैं खुद भी जाना चाहता हूँ, कोई सड़क नहीं बची कराची जो सीधी हो, बिल्कुल ऑफर आती चले जाओ। इस चीज को लेके मत परेशान होना कि इस्लामाबाद लाहौर से अगर ऑफर आती है तो हम स्विच कर देंगे। 3 साढ़े 3 साल 4 साल कोई मसला नहीं है। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी जगह मिल रही है, स्विच कर जाए थोड़ा सा, कोई इसमें ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और कोई सवाल किसी का? जी उस बंदे के साथ काम नहीं करो। अगर वो माशरे की हकीकत को नहीं समझता और ये क्या चीज होती है, किसको किस तरीके से उसमें पर्दे में रखा जाता है, मतलब कुछ चीजें होती हैं वो ढकी हुई होती हैं। एवरीवन नोज व्हाट द आंसर इज। अगर सामने वाला उस चीज को ऑनर नहीं करो तो वो तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगा 3.5 साल। उसके साथ मत काम करो। उसको इनमें बोला सर मैं अभी जा रहा हूँ। और कोई सवाल किसी का? अब तुम इस उम्र में झाड़ू लगाओगे? किसमें? यार ये हैक चल जाता है, ट्राई करने में इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये हैक चल जाता है। मैंने पास में लड़कों से सुना है कि वो यहाँ से भी इंटरव्यू कॉल आ जाती है, वहां से भी आ जाती है, लेकिन ये मतलब वो ना कर जाए कि आपका डुप्लीकेट आ रहा है तो वो दोनों हटा दें। इट्स अ रिस्की गेम, लेकिन करने को कर सकते हैं। अगर ऑप्शन है वो आप दूसरी जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो नॉट एन इशू, कर सकते हैं। इट्स अ हैक ओनली, किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा होता कि आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और कोई? अगर आप ये भी कब मुझे जवाब मिलेगा एक्सेट्रा, लेकिन क्या ये पूछ सकते हैं कि प्रोसेस आगे इस तरह से चलेगा? प्रोसेस आगे देखो, वो तो एविडेंट है ना। तुम बाहर निकलने के बाद एचआर से पूछ लो, पार्टनर का टाइम इस पे क्यों लगाना है कि उसमें प्रोसेस बताए। उसने तो प्रोसेस रन करने के लिए बंदे रखे हुए नीचे। ये सुधार के इस्लामाबाद लाहौर साइड पे लर्निंग कब होती है? यार इस्लामाबाद लाहौर साइड पे लर्निंग देखो फर्क आ जाता है क्लाइंट्स का फर्क आ जाता है। इस्लामाबाद में लेते हैं कि कितनी कंपनीज हैं, 4 टेलकोज हैं बड़े, यूफोन का दफ्तर है वहाँ, टेलनॉर का है, जायस का, एक कोई और है, और कोई 4-5 कंपनियों के तो हेड ऑफिस मिल जाएंगे। ज्यादातर कंपनीज आपको यहाँ मिलती हैं। लाहौर में अगर आप चले जाओ, नेस्ले वहाँ पे एक मोटिवेशन होती है, थोड़ी बहुत और इंडस्ट्री है, तो लाहौर और कराची मैक्सिमम इंडस्ट्री को केटर करते हैं। तो मैं लाहौर में लर्निंग कम होती है, मैं इससे अग्री नहीं करूंगा। वहाँ पे बहुत इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनीज हैं वहाँ पर। हाँ, इस्लामाबाद में कम होगी तो वो इस वजह से कि आपको कोई टफ टाइम मिला नहीं इस तरह का। मैंने 2017 में 2018 में लकी सीमेंट का ऑडिट किया था, मुझे पूरी इंडस्ट्री उस वक्त समझने को मिली, लेकिन उसकी कॉस्ट ये थी कि 18 दिन तक मुझे नहीं याद मैं किस वक्त घर गया हूँ, किस वक्त आया हूँ, बहुत टाइम लग जाता था मैं वहां पे। तो जहां पर लर्निंग है वहां पे उसकी कॉस्ट भी है। आज तक मुझे वो सीमेंट इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग जो है वो काम आ रही। और कोई सवाल किसी का? डन विद इट? चलो लेट्स कॉल इट अ डे नाउ, लेट्स कॉल इट अ सेशन। और अभी भी अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं, कोई सिचुएशन है, कोई मसला होता है, इंडक्शन का ग्रुप है या पर्सनली मैसेज है,
आप करके जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड मोटिवेशन।